वेलकम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। देखिए, आज हम नाइन्थ क्लास के राजनीति विज्ञान यानी कि नागरिक शास्त्र का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं और आज का हमारा चैप्टर है चुनावी राजनीति। अब देखिए, बच्चों को चुनावी राजनीति के बारे में समझना ज़रूरी है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चुनावों का उत्सव यहाँ पे दिन प्रतिदिन चलता ही रहता है। कभी पंचायती राज के चुनाव है, कभी विधानमंडलों के चुनाव है, कभी संसद का चुनाव है। तो इस तरह चुनावों की प्रक्रिया हमेशा ही चलती रहती है। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और चुनाव भारत की संस्कृति के लिए एक त्यौहार से कम है नहीं है। तो आज हम देखिए उन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे जो हमारी चुनावी राजनीति से क्या है संबंधित है। तो ये कक्षा 9th का नागरिक शास्त्र का चैप्टर 3 है और चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। इसमें 2 वीडियो बनाई जाएंगी। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, दूसरे में आपको इसके जितने भी छोटे प्रश्न हैं वो आपको समझाए जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चुनाव क्यों ज़रूरी है, चुनाव क्यों करवाया जाता है। देखिए, जिन देशों में लोकतंत्र सरकार होती है, सरकार के गठन के लिए एक निर्धारित समय में हम लोग क्या करवाते, चुनाव करवाते। और चुनाव के बाद में क्या होता है कि जैसे ही जिन व्यक्तियों को बहुमत मिल जाता है वो सरकार बना लेते हैं। तो चुनाव हम इसलिए करवाते हैं कि ताकि हम अपने पसंद के व्यक्ति को अपना शासक नियुक्त कर सके। और देखिए, चुनाव लड़ने का, व्यक्तियों को चुनने का जब हमें अधिकार है तो हम एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही चुनाव क्या है, संभव है। तो पहली बात, चुनाव हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम नई सरकार को क्या कर सके, चुन सके। अपनी पसंद के व्यक्तियों को हम क्या कर सके, चुन सके। इसलिए चुनाव का होना ज़रूरी है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है। देखिए, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, विधानसभा जो राज्यों की विधानमंडल होती है, लोकसभा जो देश की पूरी संसद होती है, उनके सदस्यों के चुनाव के लिए पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या के आधार पर राज्यों को अनेक क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। देखिए, जनसंख्या का अनुपात उसमें रखा जाता है, एरिया का अनुपात नहीं होता, जनसंख्या का अनुपात रखा जाता है और अलग अलग क्षेत्र बांट दिया जाता है कि ये क्षेत्र 1 है, ये 2 है, 3 करके इस तरह क्या किया जाता है। संसद का निर्वाचन क्षेत्र और राज्य विधानमंडल का निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र बांट दिया जाता है। यानी कि एक संसद का क्षेत्र है, उसमें कई राज्य विधानमंडल के क्षेत्र हो सकते हैं और इसमें जनसंख्या क्या होती है, मुख्य रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मतदाता सूचियाँ क्या है। देखिए, चुनाव में मतदाता सूची का बहुत विशेष महत्व होता है। मतदाता सूची ऐसे लोगों की सूची होती है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। वो नागरिक जो निर्वाचन आयोग में अपना नाम दर्ज करवाता है क्योंकि 18 वर्ष की आयु पूरी हो गई है, अब वो मतदान करने का क्या होता है, हकदार होते हैं। तो हमारा निर्वाचन आयोग ऐसे लोगों की सूची तैयार करता है, लिस्ट तैयार करता है और फिर उस लिस्ट में जिन व्यक्तियों का नाम ऐड हो जाता है उसे हम मतदाता सूची कहते हैं और उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मतदाता कहते हैं। और जिन व्यक्तियों का नाम इस सूची में शामिल है वही व्यक्ति मतदान कर सकता है। जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वो मतदान नहीं कर सकता। और चुनाव आयोग आजकल ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन लेता है और जिनने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। अब हम देखते हैं कि लोकसभा का गठन क्या है, लोकसभा को किस तरह बनाया जाता है। अब देखिए, लोकसभा के गठन में क्या होता है कि लोकसभा हमारे देश का संसद का निम्न सदन है। ऊपरी सदन राज्यसभा है, लोकसभा निम्न सदन है और साथ में राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, देश की संसद बनती है। तो लोकसभा का गठन करने के लिए देश में लगभग समान जनसंख्या के आधार पर हमने क्या किया हुआ है, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में उसको बांट रखा है, जिनमें से हमने ये भी कर रखा है कि संविधान में व्यवस्था है कि 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, एससी वर्ग के लिए निर्धारित है, 47 सीटें एसटी वर्ग यानी
यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस तरह मिलके भारत में हम लोग क्या करते हैं, 543 व्यक्तियों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और वो एक समान जनसंख्या के आधार पर क्या क्या विभाजित किया गया है। किसी राज्य के पास संसद की 10 सीट है, किसी के पास 20 है, तो इस तरह करके अलग अलग किया जाता है। सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो वो किससे आती है, उत्तर प्रदेश से आती है, वो 80 सीटें हैं। तो इस तरह आगे देखते हैं कि हरियाणा विधानसभा क्या है। देखिए हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्य। पहले तो हम बताइए कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य बना था। हरियाणा की जो विधानसभा है वो चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ भारत की और हरियाणा की और पंजाब की क्या है, कैपिटल है। वहीं पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वहीं पर हमारी विधानमंडल है। तो हरियाणा की विधानमंडल में 90 सदस्य चुनकर आते हैं। 90 सदस्य है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर बनाए हैं और 90 सदस्य क्या होते हैं, इसमें चुनकर आते हैं। और हर एक 5 वर्ष के बाद विधानमंडल का हम क्या करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं। जिस दल को या फिर कोई गठबंधन होता है किसी दल के साथ, उसको 45 से अधिक सीटें मिल जाती है तो वो क्या कर सकता है, सरकार बना सकता है। यानी कि सरकार बनाने के लिए 46 का आंकड़ा होना जरूरी है। 50% कितना होता है, 45 होता है, तो 46 का आंकड़ा होना जरूरी है। जब बहुमत दल का नेता क्या कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के साथ में जो जननायक दल है उनके साथ गठबंधन की क्या बनी हुई है, सरकार बनी हुई है। ये थी हरियाणा की विधानसभा एक नज़र में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या क्या होता है। देखिए भारत में चुनाव करवाने का पूरा अधिकार, पूरा कार्य भारत का निर्वाचन आयोग करता है। और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है जिसमें 3 सदस्यों का निर्वाचन आयोग बना होता है। और पूरा काम मतदाता सूची के लेकर और चुनाव जब खत्म हो जाता है, लास्ट में विजेता को जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो वहाँ तक के सारे काम हमारे देश में कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। और निर्वाचन आयोग का ही काम होता है कि वो राजनीतिक दलों पर अगर वो गलत काम करते हैं तो उन पर क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगाने का काम भी निर्वाचन आयोग ही करता है। आइए हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन आयोग क्या काम करता है। सबसे पहले नामांकन। अब देखिए जब भी चुनाव होता है उम्मीदवारों का नामांकन लेता है, एक समय देता है तो उम्मीदवार उसमें अपना नामांकन क्या करते हैं, दाखिल करते हैं। तो उसमें समय को तय करना, नामांकन का परफॉर्मा कैसा होगा, उसमें क्या क्या भरा जाएगा, ये काम निर्वाचन आयोग क्या करता है, तय करता है। कितने व्यक्ति उसके साथ में जा सकते हैं, परफॉर्मा दे सकते हैं, ये काम करता है। चुनाव प्रचार। अब देखिए चुनाव प्रचार करना निर्वाचन आयोग तय करता है कि आपको किन किन सीमाओं में रह के राजनीतिक दल चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से करते हैं तो उसकी क्या सीमाएं हैं, प्रिंट मीडिया से क्या है, लोगों से संपर्क में क्या है, सुबह कितने बजे आप प्रचार शुरू करेंगे, शाम को कितने बजे आप लोग प्रचार बंद करेंगे, आप कितना खर्चा करेंगे, किस तरह की आप व्यवस्था करेंगे, ये सारी छूट बाकी राजनीतिक दलों को और निर्दलीयों को कौन देता है, चुनाव प्रचार के, हमारा चुनाव आयोग देता है। अब देखिए मतदान। चुनाव नामांकन कर लिया जाता है, नामांकन किसी को वापस लेना होता है वो ले लिया जाता है। चुनाव प्रचार है वो बंद किया जाता है एक निश्चित समय के बाद में। उसके बाद में क्या होता है, मतदान होता है। तो मतदान की तिथि तय करना, मतदान की व्यवस्था करवाना, लोगों की ड्यूटी लगाना, सूचियों का जितना मटेरियल होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा, ये सारा काम निर्वाचन आयोग का होता है। उसके बाद में क्या होता है, मतदान होता है। मतदान क्या होता है, जब लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं तो उसे हम मतदान कहते हैं, और करने वाले को मत का प्रयोग उसको मतदाता कहते हैं। फिर बाद में क्या होती है, मतगणना। उसके बाद परिणाम घोषित किया जाता है। तो मतगणना क्या होती है, जैसे ही चुनाव मतदान हो जाता है उसके बाद में एक समय निश्चित किया जाता है, कुछ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। फिर वो क्या करते हैं, हर एक पहले पर्चियाँ हुआ करती थी जो बॉक्स में डालते थे, उन पर्चियों को गिना करते थे, अलग अलग को उनको छांट लिया करते थे। आजकल क्या होती है, मशीनों से, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, ईवीएम से माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, मतदान करते हैं। तो उनसे कैलकुलेटर कर लिया जाता है, उनको गिन लिया जाता है, काउंट कर लिया जाता है कि किस विधानसभा क्षेत्र में या किस निर्वाचन क्षेत्र में किसको कितने वोट मिले, इनको अलग कर लिया जाता है। तो फिर उनको निर्वाचन की उनके जो भी मतदान आते हैं उनको गिन लिया
जाता है। उसके बाद में फिर इनके परिणाम घोषित किए जाते हैं। परिणाम घोषित भी निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त जो सदस्य हैं उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट देते हैं जो विजेता होती है। जो व्यक्ति हारता है अगर वो दोबारा से उसकी गणना की घोषणा करता है तो उसकी बात को अगर जायज़ है तो दोबारा से भी क्या किया जा सकता है कि मतगणना दोबारा से भी की जा सकती है। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस चुनाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है आचार संहिता। अब देखिए आचार संहिता क्या होती है, क्यों लगाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति मतदान के समय, चुनाव प्रचार के समय कुछ किसी भी तरह चुनाव से संबंधित कोई काम है, वो कोई गलत काम करता है तो उससे पहले निर्वाचन आयोग एक आचार संहिता जारी करता है कि राजनीतिक दलों को किन किन बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना होता है। तो एक तरह से मैं ये कहूँ कि आचार संहिता है क्या। आचार संहिता देखिए, चुनाव के समय पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवार या कोई भी उम्मीदवार या इनके कार्यकर्ता उनके द्वारा कायदे कानून और दिशा निर्देश जो जारी किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आचार संहिता कहते हैं। यानी कि चुनाव में किन नियमों का पालन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको हम क्या कहते हैं, आचार संहिता कहते हैं। अब आचार संहिता का अब कई बार आपने सुना कि इस सरकार ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, किसी भी दल का हम नाम ले सकते हैं कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। तो देखिए उल्लंघन में क्या आता है, उल्लंघन करते कैसे हैं वो लोग, किसको हम उल्लंघन कहेंगे। देखिए कई बार चुनाव में धन बल और बाहुबल का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तो वो आचार संहिता का उल्लंघन है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है जो दल सत्ता में बैठा हुआ है चुनाव के समय, तो वो भी आचार संहिता का उल्लंघन है। धार्मिक संस्थाओं का अगर आप लोग सहारा लेके हैं तो वो भी आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को पैसे देकर वोट लिया जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है, लोगों को गलत जानकारी दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, आचार संहिता का उल्लंघन होता है। और चुनाव आयोग को इसके बारे में जब पता चलता है तो चुनाव आयोग क्या करता है, उसके विषय में उन पर कोई जुर्माना लगाता है, उन पर प्रतिबंध लगाता है। चुनाव आयोग को उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या होती है, शक्तियाँ होती है। अब इसी के साथ देखिए जनादेश, चुनाव में जनता के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को जो वोट डाले जाते हैं, फिर मत जिसमें अगली सरकार बनाने का उसको क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। अगर उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं किसी भी राजनीतिक दल को, तो उसमें क्या होता है, नेक्स्ट टाइम में जब सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसको आगे वोट देने का क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। तो देखिए किस दिन मतदान होगा, कब तक चुनाव का प्रचार होगा, मतदान का दिन, मतगणना का दिन और रिजल्ट, ये सारा काम किसका होता है, हमारे निर्वाचन आयोग का होता है। संवैधानिक संस्था होती है, इस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये अपनी इच्छा से क्या करती है, काम करती है। अब हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों ही है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से राजकार्यों में भाग नहीं लेती। उसमें क्या होता है कि उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आधुनिक समय की उपज है क्योंकि राज्यों का आधार विस्तृत और विशाल होने के कारण जनता कानून बनाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकती, अपितु उनके चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसमें सरकार के निर्माण में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं और वो संचालित करते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आज के समय की बहुत बड़ी मांग है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, राज्यों का आकार भी बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर प्रत्यक्ष रूप से सभी व्यक्ति चुनाव में या सरकार बनाने में इस तरह भाग लेंगे तो स्थिति ये होगी कि वहाँ पर एक तरह से अराजकता फैल जाएगी। अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता स्वयं कानून बनाती है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी सरकार का निर्माण करती है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में छोटे राज्यों में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है, जबकि बड़े राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही क्या होता है, संभव होता है। प्राचीन काल में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे तो वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल सकते थे, लेकिन अब बड़े राज्य, बड़ी जनसंख्या में चलाना बड़ा मुश्किल है। वर्तमान काल में राज्यों का विशाल आकार जो है उसकी वजह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, बहुत ज़्यादा सफल है।
तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में हमें देखने को मिलता है, वह तो ज़्यादातर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही क्या है चलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वस्थ लोकमत कैसे निर्मित होता है। अब देखिए, जब चुनाव होंगे तो लोगों की राय स्वस्थ जानना जरूरी है, और लोग अच्छे तरीके से सोच विचार कर वोट करें, तो ये कैसे रहता है। जब देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र बनाने के लिए एक तो स्वतंत्र प्रेस और समाचार पत्रों का होना जरूरी है। किसी भी समाचार पत्र पर कोई प्रतिबंध ना लगे, कोई भी समाचार पत्र जनता की आवाज़ उठाने से गुरेज ना करे, सरकार के आदेश को जनता तक पहुंचाने में समाचार पत्र सही तरीके से भूमिका निभाते हैं। सरकार क्या नीतियाँ अपना रही है, क्या काम करनी है, विपक्षी की किस तरह से बात को उठा रहे हैं, उनका क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है, ये सारी बातें अगर स्वतंत्र प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो एक स्वस्थ लोकमत का क्या होता है, निर्माण होता है। निष्पक्ष आकाशवाणी और दूरदर्शन। अब देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आकाशवाणी, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेस है, उस पर कोई प्रतिबंध ना हो, दूरदर्शन है, ये सारी बातें जनता तक पहुंचाई। संचार व्यवस्था के ये दोनों साधन ऐसे हैं जो जनता को एक साथ, बहुत बड़े जो निरक्षर वर्ग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उनमें जनता में काफ़ी उनको क्या करता है, प्रभावित करता है, उन तक बात पहुंचाता है। तो इसलिए इसके माध्यम से एक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, लोगों को समय समय पर राजनीतिक शिक्षा देनी चाहिए, और जितनी भी राजनीति की बातें होती है वो लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। और इसके लिए क्या है, एक हम स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करते हैं, उसके लिए शिक्षा का होना भी क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधि पर कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है। देखिए, जनप्रतिनिधि पर हम नियंत्रण यही रखते हैं कि हम समय समय पर उनके द्वारा जो वादे किए गए उनके बारे में हम जान सकें। और सबसे बड़ा नियंत्रण ये है कि जनप्रतिनिधि अगर जनता के हित का काम नहीं करता है, अपनी जनता को नहीं देखता है, चुनने के बाद उनकी सुध नहीं लेता है, तो अगले वर्ष फिर 5 वर्ष के बाद चुनाव हो गए तो जनप्रतिनिधि को इस रेस से बाहर किया जा सकता है, इनको दूर किया जा सकता है, उसको मतदान नहीं दिया जाएगा, वो अपने आप ही इससे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इस तरह जनप्रतिनिधि को हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जागरूक जनमत का क्या महत्व है। अब देखिए, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र में जागरूक मत का बहुत अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि जागरूक मतदाता पर ही लोकतंत्र टिका हुआ होता है। जनमत निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम प्रेस होती है, जो सदैव चौकन्ना रखती है, लोगों को जागरूक रखती है। वो सरकार के गलत कामों की आलोचना करती है, अच्छे कामों की प्रशंसा करती है। इससे जनमत क्या होता है, हमारा जागरूक रहता है। जनमत निर्माण में दूसरा महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक दल होता है, क्योंकि राजनीतिक दल भी जगह जगह पर पोस्टर लगा देते हैं, एक दल दूसरे की बुराई करता है। इससे जो हमारे लोकतंत्र के जो लोग हैं, मतदाता होता है, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, जागरूक हो जाता है। और समय समय पर जब चुनाव होता है उससे भी जनता को क्या मिलती है, राजनीतिक शिक्षा मिलती है, और अलग अलग तरीके से जो आलोचना की जाती है उसके बारे में भी क्या होता है, पता चलता है। तो आज देखिए, जो एजुकेशन जो बढ़ी है तो लोग बड़े सोच समझ के क्या करते हैं, मतदान करते हैं। तो एक स्वस्थ जो मतदाता होता है, जागरूकता होती है, तो लोगों को एक तो राजनीति की शिक्षा देनी चाहिए, लोगों को उसके बारे में समझ, और लोग अपने विवेक से मतदान करें। वो ये ना देखे कि कोई हमारी जाति का, धर्म का, भाषा बोलने वाला हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार है, इस तरह व्यक्तियों को मतदान ना करके वो अपने इच्छा से, अपने से विवेक से क्या करें, अपने मत का इस्तेमाल करें, तभी हम एक स्वस्थ लोकतंत्र कायम कर सकते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति एक वोट क्या होता है कि भारत के अंदर रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, वो एक ही स्थान पर क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। वो अलग अलग स्थानों पर रहकर अलग अलग तरीके से मतदान नहीं करता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुप्त मतदान प्रणाली क्या होती है। देखिए, गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा मतदाता जैसे स्वतंत्रता पूर्वक तरीके से अपनी इच्छा से कहीं भी वोट डाल सकता है। गुप्त मतदान के कारण व्यक्ति को किसी तरह का भय नहीं रहता, किसी को पता चलेगा उसने उसको वोट नहीं दिया तो वो निश्चित रूप से अपने जिसको चाहता है उसको मतदान डाल सकता है। जब भी मतदान डालने जाता है तो एक पर्दा लगा दिया जाता है, तो व्यक्ति जो भी बटन दबाता है या जो भी मोहर लगाता है तो वो एकांत में लगाता है, कोई उसको देख नहीं सकता। इसको हम क्या कहते हैं, गुप्त मतदान प्रणाली कहते हैं। लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं। अब देखिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होगा कि इन बाधाओं को दूर किया जाए। सबसे पहली बाधा तो लोकतंत्र के मार्ग में ये है
कि शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। जब हमारे देश में शिक्षा का प्रसार होगा तो लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, वो राजनेताओं की चालाकी को समझ पाएंगे, तो वो स्पष्ट तरीके से क्या करेंगे, मतदान कर सकते हैं। स्पष्ट तरीके से मतदान करेंगे तो लोकतंत्र क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दूसरा क्या होगा कि लोकतंत्र के मार्ग में गरीबी एक बहुत बड़ी बाधा है, तो हमें गरीबी को दूर करना होगा ताकि लोग बाग अपने मतों की खरोद फरोख्त ना करें। कई बार क्या होता है, गरीबी के कारण व्यक्ति अपने मतों को क्या करता है, बेच देता है। तो गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए, बेरोजगारी का उन्मूलन होना चाहिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, प्रेस की बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इस तरह जातिवाद, प्रांतीयता, इस तरह की जो समस्याएं हैं, भाषावाद और सांप्रदायिकता, मताधिकार का दुरुपयोग, आर्थिक असमानता, निर्धनता, शिक्षा का अभाव, सामाजिक कुरीतियाँ, उचित न्याय का अभाव, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इन बाधाओं को दूर करके लोकतंत्र को स्पष्ट बना सकते हैं। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का क्या अर्थ है? देखिए, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी को मत देने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति एक निश्चित आयु पूरी कर लेता है उसको मत देने का अधिकार होता है, उसको सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कहा जाता है। यानी कि लोकतंत्रीय देशों में कानून का शासन होता है, कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान होते हैं, इसीलिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्रजातंत्र की भावना के अनुकूल है। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। लोकतंत्र की प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है, और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार होने के कारण सभी लोग ये समझते हैं कि राज्य उनका है, सरकार उनकी है, और उन्हीं के द्वारा ये चलाई जा रही है। ये चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। चुनाव आयोग के कार्य देखिए, चुनाव आयोग क्या करता है, मतदाता सूची तैयार करता है, निर्वाचन क्षेत्र निश्चित करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, आचार संहिता तय करता है, और राजनीतिक दलों को क्या करता है, टिकट देता है। कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय क्षेत्र का हो जाता है तो उसको राष्ट्रीय दल घोषित करता है, और प्रांतीय क्षेत्र का है तो प्रांतीय दल घोषित करता है। और जितने भी चुनाव के संबंधित काम है, सूची बनाने से लेकर निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने से क्षेत्र और रिजल्ट आने तक और चुनाव की घोषणा, तो ये चुनाव आयोग का काम है। तो चुनाव आयोग देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करता है। चुनाव आयोग संसद का, राज्यों की विधानमंडलों का, पंचायत, यानी कि देश के अंदर जितने भी चुनाव होते हैं, सारे चुनावों को करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, भारत के चुनाव आयोग पर होती है। मतदाता वो व्यक्ति होता है जो अपने मत का क्या करता है, प्रयोग करता है। चुनाव का महत्व क्या है? देखिए, जो भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है उसमें चुनाव का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को निरंकुश बनने से रोकना है तो हमारे सामने क्या है, चुनाव का समय समय पर होना जरूरी है। अगर एक बार चुनाव हो जाता है फिर बार बार चुनाव नहीं होता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, तानाशाह बन जाता है। तो देखिए, चुनावों के द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों का कुछ नियंत्रण रखने के लिए जरूरी होता है कि समय समय पर चुनाव हो, ताकि वो निरंकुश ना बने, वो मनमानी ना करे। जो प्रतिनिधि निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं वो नियमित अंतराल के बाद जनता के संपर्क में आते रहते हैं और जनता से स्वीकृति लेते रहते हैं। यदि उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो आगामी चुनाव में वो फिर से चुन लिए जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र में चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा राजनीतिक दल और नेतागण मतदाताओं को महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषयों की क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। चुनाव के बिना एक लोकतांत्रिक सरकार के बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार बन गया तो वो निरंकुश शासक ही बनकर बैठ जाता है। इसलिए एक अंतराल के बाद चुनावों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आधुनिक तथा विस्तृत राष्ट्र राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं होता, अतः अधिकांश आधुनिक राज्यों में अप्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य का प्रशासन लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव का नितांत अवश्य होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर समय समय पर चुनाव नहीं होगा तो जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है वो जनता की बातों की क्या करेगा, अवहेलना करेगा, अपनी मनमर्जी करेगा। इसलिए चुनाव का समय समय पर
होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के निर्वाचन प्रणाली में, आज की चुनावी राजनीति में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक आप स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।